इस फिल्म में एक बस स्टॉप पर बैठे एक आदमी को दिखाया गया है। तभी एक महिला भी वहां आकर उनके पास बैठ जाती है। अब फॉरेस्ट गंप नाम का शख्स चॉकलेट खाने लगा है। वह उसे यह कहते हुए पेश करता है, क्या तुम खाना पसंद करोगे? वह जवाब नहीं देती। फॉरेस्ट गंप का कहना है कि मैं ऐसे ही 1.5 लाख चॉकलेट खा सकता हूँ। फिर वह उसके सफेद जूते देखता है। फॉरेस्ट गंप को ये जूते पसंद है। वह कहता है, तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं, वे निश्चित रूप से आरामदायक हैं। वह कहती है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तब फॉरेस्ट गंप बताता है, मैंने जीवन भर कई जूते पहने हैं। अगर मैं काफी मेहनत से सोचता हूँ तो मुझे वह पहला जूता याद आ जाएगा जो मैंने कभी पहना था। फिर कहानी फ्लैशबैक में खुलती है, जहाँ फॉरेस्ट गंप एक बच्चा है। वह एक डॉक्टर के क्लिनिक में है। उसे विशेष प्रकार के जूतों पर रखा जा रहा है जिसमें स्थिर स्टील की छड़ें होती है। डॉक्टर बताता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है जबकि उसके पैर मजबूत है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। जैसा कि डॉक्टर फॉरेस्ट गंप से कहते हैं, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। फॉरेस्ट गंप की माँ उसे बाहर ले जाती है। वह उसे सलाह देती है, कभी किसी को यह कहने की अनुमति न दे कि वह आपसे बेहतर है। अल्लाह सभी बच्चों के पैरों को आपकी तरह बना सकता है अगर उसने सभी को एक जैसा बनाया है। लेकिन आप अपने आप में अद्वितीय हैं, अपने दूर के रिश्तेदार के नाम से प्रभावित होने के कारण। फॉरेस्ट गंप का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, इसलिए उसे फॉरेस्ट गंप नाम दिया गया है। फॉरेस्ट गंप की माँ फॉरेस्ट गंप के लिए सर्वोत्तम शिक्षा की कामना करती है। वह उसे एक मानकीकृत स्कूल में ले जाती है, लेकिन प्राचार्य कहते हैं, इस बच्चे का IQ लेवल कम होने के कारण इस स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता है। फॉरेस्ट गंप की माँ कहती है, नहीं, मेरे बेटे को सामान्य बच्चों के स्कूल में मिलेगी पढ़ाई। प्राचार्य आगे कहते हैं, हमारे विद्यालय में प्रवेश के मापदंड में फॉरेस्ट गंप अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। आपको उसे स्कूल में भर्ती करना चाहिए, जो फॉरेस्ट गंप जैसे खास बच्चों के लिए है। लेकिन फॉरेस्ट गंप की मां ने बाद में प्रिंसिपल को मना लिया। अब फॉरेस्ट गंप को एक मानकीकृत स्कूल में प्रवेश मिल गया है। कोई भी उसे पहले दिन बस में सीट नहीं देता। एक छोटी लड़की है जो उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ बैठना चाहोगे? और वह फॉरेस्ट गंप के लिए एक सीट बनाती है। इस लड़की का नाम जेनी है। वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट गंप और उनकी माँ ही उनके घर में रहती है, क्योंकि वह एक अनाथ है। उसकी माँ अपने घर को गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करती है। इसे आय का जरिया बना रहे हैं, इसलिए उनके घर में लोगों का आना जाना जारी है। एक बार एक गायक उनके घर आता है। जब वह गायक गिटार बजा रहा होता है तो फॉरेस्ट गंप अजीब तरह से नाचने लगता है। उनके चलने का अंदाज भी बड़ा अजीब है। कुछ दिनों के बाद जब वे बाजार से गुजर रहे होते हैं, वे टीवी पर उसी गायक को देखते हैं जो अतिथि के रूप में उनके घर आया था, और वह वही डांसिंग स्टेप्स कर रहा है जो उनके सामने फॉरेस्ट गंप द्वारा किया जा रहा था। लोग उत्साहित महसूस कर रहे हैं और उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट गंप उस महिला को अपनी कहानी बता रहा है। तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है। उनका कहना है कि किसी का परिजन होना मुश्किल है, शायद यही दिल के दौरे का कारण है। उसके बाद यह दिखाया जाता है कि जेनी और फॉरेस्ट गंप बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे मिलते हैं, खेलते हैं, जाते हैं, घूमते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। दिन वे जा रहे हैं। 3 बच्चे आते हैं जो फॉरेस्ट गंप पर हमला कर उसके सिर पर पत्थर मारते हैं। बहाल करते समय रॉक फॉरेस्ट गंप को ज्यादातर सिर पर मारता है। यह धमाका उसे बाहर खींचता है। वे बच्चे फॉरेस्ट गंप से कहते हैं, तुम मूर्ख हो, और अब उस पर और पत्थर फेंके जा रहे हैं। जेनी ने घोषणा की, भागो फॉरेस्ट गंप, भागो। फॉरेस्ट गंप लापरवाही से अनाड़ी रूप से टहलता है और वे बच्चे बाइक पर उसका पीछा करने लगते हैं। उसके पीछे जेनी कहती है, तेज दौड़ो, फास्ट फॉरेस्ट गंप चलाएं। वह दौड़ने लगता है
और उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसके फिटेड लेग ब्रेसेस टूटने लगते हैं। वह अपनी दौड़ने की गति को धीरे धीरे बढ़ाता है। वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तक कि साइकिल पर उसका पीछा करने वाला भी उसका पीछा नहीं कर सकता। फॉरेस्ट गंप इस दिन पहली बार दौड़ने की अपनी क्षमता जानते हैं। क्योंकि वह पहली बार भागा है, साथ में दिखाया भी जाता है कि जेनी फॉरेस्ट गंप के घर के पास रहती है। वह रात को चुपके से फॉरेस्ट गंप के घर आती है और कहती है उसके घर में एक कुत्ता है जिससे उसे डर लगता है। फॉरेस्ट गंप का कहना है कि यह एक मतलबी कुत्ता है। समय के साथ साथ जेनी और फॉरेस्ट गंप भी बड़े होते गए हैं और वही दृश्य दिखाया गया है जब 3 बच्चे पहली बार फॉरेस्ट गंप पर पत्थर फेंक कर भागे थे। सभी बच्चे बड़े हो गए हैं। आज वे फिर फॉरेस्ट गंप पर पत्थर फेंकते हैं। वे साइकिल पर नहीं बल्कि जीप में सवार होते हैं और जेनी कहती है भागो फॉरेस्ट गंप, फॉरेस्ट गंप भागो। फॉरेस्ट गंप दौड़ते भागते जमीन पर पहुंच जाता है जहां पर फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। एक स्ट्राइकर दौड़ रहा है और अपना लक्ष्य बनाने के लिए गेंद ले रहा है। फिर फॉरेस्ट गंप बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि वह उस स्ट्राइकर को पीछे छोड़ देता है। दौड़ते भागते वह वहां से निकल जाता है। वर्तमान फुटबॉल कोच पूछते हैं वह कौन है। प्रशिक्षकों में से एक का कहना है उसका नाम फॉरेस्ट गंप है। वह समझदार नहीं है, लेकिन उसके दौड़ने की गति को देखते हुए उन्हें उनके द्वारा एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में काम पर रखा गया है। नतीजतन फॉरेस्ट गंप को भी कॉलेज में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। फॉरेस्ट गंप खेलते समय फुटबॉल मैच के नियमों से अनजान है, लेकिन वह केवल गेंद लेकर दौड़ना जानता है। वह दौड़ना शुरू कर देता है जैसे कोई उसे गेंद देता है और वह तब तक नहीं रुकता जब तक कोई उसे पकड़ न ले। वह बहुत तेज है और उसकी वजह से मैच जीता जा रहा है। समय बीतने के साथ फॉरेस्ट गंप की प्रतिष्ठा शिखर को छूती है। उन्हें ऑल अमेरिकन टीम में भी रखा गया है और वह 5 साल तक मैच खेलना जारी रखता है। 5 साल खेल खेलने के बाद उन्हें कॉलेज की डिग्री मिलती है। वह कहता है कि मैंने फुटबॉल खेला था जिसके परिणाम स्वरूप मुझे डिग्री मिली। सेना का एक अधिकारी भी उनके कॉलेज का दौरा करता है जब उनके कॉलेज में दीक्षांत समारोह था और वह फॉरेस्ट गंप से पूछता है क्या आपने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है। फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती है। फॉरेस्ट गंप लेने के लिए सेना के अधिकारियों से भरी बस आती है। ये सभी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। इसमें आकर वह ड्राइवर से कहता है मैं फॉरेस्ट गंप हूँ। ड्राइवर जवाब देता है कुछ भी मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो, गटर कीड़ा। जाओ और पीछे की सीट पर बैठो। वह पीछे की ओर जाता है लेकिन कोई उसे सीट देने को तैयार नहीं होता है। बचपन में उन्हें बस में सीट भी नहीं दी जाती थी। जब वह स्कूल जा रहा था सिर्फ जेनी ने ही उन्हें सीट ऑफर की थी। मोटे होंठों वाला एक अजीब और मोटा लड़का उससे कहता है तुम यहाँ बैठ सकते हो। फॉरेस्ट गंप वहीं बैठता है। वह बताता है मेरा नाम बेंजामिन है लेकिन लोग मुझे बुब्बा कहते हैं। फॉरेस्ट गंप कहते हैं मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है और लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। बुब्बा उससे कहता है मैं झींगे का काम शुरू करना चाहता था लेकिन सेना में भर्ती हो गया। मेरी माँ झींगा पकाती है। दरअसल बुब्बा हमेशा झींगे के बारे में बात करता है क्योंकि यह उसके जीवन की अनमोल चीज है। फॉरेस्ट गंप जेनी से कहता है वे मुझे वियतनाम भेज रहे हैं। जेनी उससे कहती है मुझसे वादा करो अगर आपको वहाँ कोई खतरा नजर आया तो आप वहाँ से भाग जाएंगे। आप एक किंवदंती बनने की कोशिश नहीं करेंगे। वह कहता है ठीक है मैं वही करूँगा। एक दिन मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगा। और फिर जेनी वहाँ से चली जाती है और बुब्बा और फॉरेस्ट गंप वियतनाम पहुँच चुके हैं। समुद्र की ओर देखते हुए बुब्बा कहते हैं मैं शर्त लगाता हूँ कि इसमें बहुत से झींगे होंगे। आइए इस क्षेत्र पर कब्जा करें, फिर हम यहाँ झींगा पकड़ने आएंगे। झींगे के अलावा बुब्बा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बुब्बा फॉरेस्ट गंप से कहते हैं
मेरे पास एक योजना है, क्योंकि हम यहाँ से लौटने के बाद एक नाव खरीदेंगे और हम समुद्र से बहुत से झींगे पकड़ेंगे। हमारी 50-50 की साझेदारी होगी। हमारे लिए किसी घर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम नाव पर सो सकते हैं और हमारे पकड़े गए झींगे शायद हमारा खाना। फॉरेस्ट गंप का कहना है कि यह एक अच्छा विचार है। अब वे कई महीने वियतनाम में बिता चुके हैं। फॉरेस्ट गंप रोजाना जेनी को एक पत्र लिखता है। जब वे जंगल में जा रहे होते हैं तो उन पर हमला किया जाता है। भागने की शुरुआत दुश्मनों की बड़ी संख्या के कारण और उनके बचने की संभावना कम है। जैसा कि जेनी ने फॉरेस्ट गंप से कहा था कि किसी भी खतरनाक स्थिति में आप वहां से भाग जाएंगे, आप हीरो बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फॉरेस्ट गंप चलता है। वह दौड़ का चैंपियन है। जब तक वह पीछे मुड़कर देखने के लिए मुड़ता है, तब तक वह उतनी ही तेज दौड़ता है जब तक कि वह एक बिंदु पर नहीं पहुंच जाता। उसके पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। बुब्बा के बारे में सोच रहा था। वह दौड़ते हुए बुब्बा को लेने के लिए वापस लौटता है, लेकिन उसे नहीं पाता। लेकिन वह उनके जैसा एक सैनिक पाता है जो घायल हो गया है। उसे उठाकर वह नदी के किनारे ले जाता है और वह फिर से बुब्बा को खोजने के लिए लौटता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह फिर से एक और घायल सैनिक को ढूंढता है जो उसके द्वारा धारा के तट पर ले जाया जाता है। वह कई बार वापस लौटता है और सभी सैनिकों को बचाते हुए वहां लाता है। अब उसे बुब्बा की तलाश करनी है। वहां पहुंचकर वह उनके घायल लेफ्टिनेंट डैन को पाता है। वह पीछे हटना नहीं चाहता, बल्कि प्रतिद्वंद्वी का सामना करना चाहता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप उसे जबरदस्ती नदी के किनारे छोड़ देता है। फॉरेस्ट गंप अभी भी बुब्बा को खोजने के लिए वापस लौट रहा है, अपनी हार स्वीकार नहीं करते हुए। तब लेफ्टिनेंट डैन कहते हैं, वहां मत जाओ क्योंकि वहां विरोधी हैं जो बम विस्फोट कर रहे हैं। इसके बावजूद फॉरेस्ट गंप वहां जाता है और बुब्बा को ढूंढता है। बुब्बा को गोली मार दी गई है। वह उसे वापस ले जाता है, लेकिन बुब्बा नहीं बचता। इस पूरी यात्रा के दौरान फॉरेस्ट गंप के शरीर पर एक गोली भी लगी थी। फिर दिखाया जाता है कि सेना के सभी अधिकारी अस्पताल में भर्ती हैं। सभी घायल हैं, लेकिन फॉरेस्ट गंप खुश है। जब वह आता है तो सेना का एक अधिकारी उसे सूचित करता है कि उन्हें सम्मान के पदक से सम्मानित किया गया है, क्योंकि आपने बड़ी संख्या में लोगों को बचाया था। अब उन्हें राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करना होगा। जेनी फिर दूरी में प्रकट होती है और पुकारती है, फॉरेस्ट। जेनी को देखकर फॉरेस्ट बहुत खुश हुआ और मन से बाहर निकलते ही उसके पास दौड़ती है। वह उसे गले लगाता है। फिर उनकी लंबी बातचीत होती है। जेनी उसे अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताती है, जैसा कि उसके द्वारा किया गया था। फॉरेस्ट गंप को मेडल ऑफ ऑनर मिला है। वह वियतनाम के बारे में बताता है। उसने जेनी को यह कहते हुए सौंप दिया, मैंने वही किया जो तुम मुझसे करना चाहते थे। फिर जेनी उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलने ले जाती है। इनमें जेनी का एक खास दोस्त भी है। वह फॉरेस्ट गंप को गले लगाते हुए उस दोस्त के साथ भाग जाती है। जेनी फिर से फॉरेस्ट गंप से बहुत दूर चली गई।